प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक साम्यवाद से तुलना। प्लेटो को पश्चिमी जगत का प्रथम साम्यवादी विचारक माना गया है। दोनों ही साम्यवादों के लक्ष्य का राज्यों में न्याय की व्यवस्था पर वर्ग संघर्ष को दूर करना मिलता है। दोनों ही व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों और राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। प्लेटो का आधुनिक साम्यवादी दोनों ही राज्यों के हितों में व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति नियंत्रण आवश्यक समझते हैं। दोनों सार्वजनिक और सामाजिक हित में व्यक्तिगत हित समझते हैं। दोनों राज्य में शक्ति तथा पदों के लिए प्रतिद्वंदिता को समान करना चाहते हैं। दोनों राज्यों के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक प्रतियोगिता के समाप्त करने के पक्ष में है। दोनों विचारधाराओं का उपयुक्त समानताओं की दृष्टि से ही संभवतः सेम है। मैक्सी लिखता है कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते। प्लेटो की और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है? तो पहला है लक्ष्य भेद। इसमें लक्ष्य भेद दिखता है। प्लेटो का साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है, वहीं आधुनिक साम्यवाद जो है उसका स्वरूप आर्थिक है। वर्गीय आधार पर भेद। प्लेटो का साम्यवाद जो है वह अर्ध साम्यवाद है। प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद किसने कहा है? तो नेटार्प ने कहा है। और आधुनिक साम्यवाद का जो स्वरूप है वो क्या है? सर्वव्यापी है। वह राज्य के सभी नागरिकों पर लागू करता है। और प्लेटो का साम्यवाद जो है केवल अभिभावक वर्ग पे लागू करता है। आर्थिक ढांचे के संबंध में प्लेटो का साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को बिल्कुल अपरिवर्तित रखता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद राज्य के आर्थिक ढांचे को पूर्णतया परिवर्तित कर देता है। उपभोग व्यवस्था के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद जो होता है वह उपभोग के पदार्थों को प्रभावित करता है। इसका उत्पादन के साधनों से कोई संबंध नहीं है। अभिभावक वर्ग सामूहिक रूप से भोजन, वस्त्र और निवास कर सकता है, लेकिन भूमि या पूंजी का नहीं, उपभोग नहीं कर सकता है भूमि और पूंजी का। आधुनिक समाजवाद जो है वह साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामूहिक स्वामित्व से भी अधिक संबंधित है। प्लेटो के विपरीत उपभोग पदार्थों में निजी संपत्ति की व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है। अगला अंतर है राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों में एकीकरण के संबंध में। प्लेटो का विचार है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का एकीकरण राज्य को नष्ट कर देगा, वहीं आधुनिक साम्यवाद उत्पादक वर्ग को ही राजनीतिक शक्ति प्रदान करता है। जो आधुनिक साम्यवाद है वह सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व का बात करता है। आधारभूत स्वरूप का भेद। प्लेटो का साम्यवाद अपने स्वरूप में आध्यात्मिक है, वहीं आधुनिक साम्यवाद पूर्णतया भौतिक है। वह संपत्ति की वांछनीयता को स्वीकार करते हुए वितरण पर बल देता है। बार्कर ने इस पे कहता है कि वह समर्पण का मार्ग है। इस समर्पण की मार्ग केवल सर्वोत्तम मनुष्य से ही की गई है। पारिवारिक साम्यवाद के संबंध में भेद। प्लेटो का साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था की गई है, किंतु आधुनिक साम्यवाद में स्त्रियों के संबंध में इस प्रकार की किसी व्यवस्था का प्रतिपादन नहीं किया गया है। नगर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीयता के अनुसार भेद क्या है? तो प्लेटो के साम्यवाद का प्रतिपादन जो है यूनान के छोटे छोटे नगरों को दृष्टिकोण में रखकर किया गया है, वहीं आधुनिक साम्यवाद की जो बात करें तो वह विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में अंतर होने पर टेलर कहता है कि रिपब्लिक के समाजवाद और साम्यवाद के संबंध में बहुत कुछ जानने बावजूद वस्तुतः न तो समाजवाद पाया जाता है न ही साम्यवाद पाया जाता है। टेलर क्या कहता है कि रिपब्लिक में न तो समाजवाद पाया जाता है और न ही साम्यवाद पाया जाता है। दार्शनिक राजाओं का शासन। दार्शनिक राजाओं के शासन के बारे में प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो का किसके विचार पर आधारित है? सुकरात के विश्वास पर आधारित है। सुकरात कहा था कि दर्शन की आत्मा के देखभाल की कला है, दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है। इसके आधार पर प्लूटो क्या कहता है? तो प्लूटो कहता है हमारे नगर राज्यों में जब तक कष्टों का अंत नहीं होगा तब तक दार्शनिक राजा न होंगे। प्लेटो सामान्यतः एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करने के पक्ष में है, लेकिन प्लेटो मानता है कि राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलाकर शासन संचालन करना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा है वह सत्यम, शिवम और सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो का दार्शनिक शासक और उसकी निरंकुशता उसकी आधारभूत मान्यताओं का स्वाभाविक और न्यायसंगत परिणाम है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहता है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून आवश्यक है और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। इसी के आधार पे प्लेटो की भी धारणा है कि दार्शनिक राजा के शासन में कानून की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए प्लेटो के दार्शनिक राजा में या शासन में कानून की बात नहीं की गई है। दार्शनिक शासक जो है प्लेटो का वह शासकों को शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। वे कानून, परंपरा या जनमत के अधीन नहीं है, लेकिन दार्शनिक शासन की यह निरंकुशता असीमित नहीं है, वह संविधान के मूल प्रवर्तनों से स्वतंत्र नहीं है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के लिए 4 बाध्य बताए हैं। दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाए। दूसरा, दार्शनिक शासक द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। तीसरा, उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए प्रत्येक अपने निश्चित कर्तव्यों का